हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 3 है, चुनाव और प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल साइंस का, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। चलो बच्चों, इसमें से पहला हमारा जैसे प्रश्न है कि जो लोकतंत्र आखिर कहते किसे हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में डिफरेंस होता क्या है बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोकतंत्र का तो आपने कई सारे मीनिंग पढ़ रखी होगी कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लेकिन आजकल क्या हुआ है, आजकल दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतंत्र अपनाया गया है। और लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, अगर बात की जाए, लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला समझ में आ गया होगा, जनता के शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन सा। पहला आता है बच्चों प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आखिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या। तो बच्चों देखो, होता क्या है, जब जनता होती है ना, जनता यानी जनता क्या करती है, जब जब जनता क्या करती है, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि हो जाता है बच्चों, देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ अपनाया जाता है जहाँ की जनसंख्या कम होती है और जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, उन क्षेत्रों में क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता है। जैसे प्राचीन यूनान के जो नगर होते थे ना बच्चों, वो बहुत छोटे होते थे। तो नगर छोटे होते थे और आबादी भी कम होती थी वहाँ, ठीक है ना। तो दोनों ही कम होने के कारण क्या होता था कि जैसे सभी लोग वहाँ मिल जाया करते थे, आपस में मिल के बैठ जाया करते थे और वहाँ मिलकर क्या करते थे, कानूनों का निर्माण करते थे, ठीक है ना, स्वयं। तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, कि देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जब जनता क्या करती है, जनता नहीं जबकि जनता द्वारा चुने गए, ठीक है, या जनता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी क्या होता है, हमारे द्वारा, देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उन देशों में अपनाया जाता है जहाँ बेसिकली क्या होता है बच्चों, उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहाँ आबादी ज़्यादा हो और लोकतंत्र स्थापित हो और क्षेत्रफल भी क्या हो, बड़ा हो। जैसे भारत जैसे देशों में क्या होती है, जनता कानून का निर्माण नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए क्या होते हैं, मतलब लोग या सदस्य क्या करते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, वर्तमान में अगर देखा जाए आधुनिक युग में क्या होता है, विज्ञान और तकनीक में क्या होता है, विकास के कारण क्या हो रहा है, आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, देश बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो वर्तमान में जो है ना बच्चों, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लाना ये बेसिकली नामुमकिन है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, वर्तमान में सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, चुनाव या निर्वाचन किसे कहते हैं और हमें चुनाव की आवश्यकता होती क्यों है। तो देखो बच्चों, चुनाव या निर्वाचन का मतलब पहला समझ लेना। ठीक है, देखो इसका पहले आंसर देख लेते हैं, या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र की बुनियाद क्या होती है ना। तो चलो देखते हैं, पहले बात करते हैं आखिर चुनाव क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब चुनाव के बारे में अगर देखा जाए तो कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, भाग नहीं ले सकते हैं। इसके लिए क्या है, लोग अपने अपने क्या होते हैं, प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है, और यही प्रतिनिधि क्या होते हैं, चुनने की विधि जो होती है वो क्या कहलाती है, चुनाव या निर्वाचन कहलाती है। दोनों का एक ही मतलब होता है, चुनाव या निर्वाचन। इसका महत्व या आवश्यकता क्या होती है, देखते हैं बच्चों। देखो इसमें क्या होता है, जो मतदाता होता है मत या वोट देकर क्या करता है, अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। ठीक है, और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, जाकर सरकार को बनाते हैं और शासन को चलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो बुनियाद होती है वो चुनाव होते हैं, क्योंकि चुनाव से ही जनता क्या करती है, अपने मनपसंद सरकार जो होती है वो क्या करती है, चुनती है। अपनी मनपसंद सरकार जो होती है ना, वो जनता चुनती है। और बिना, जैसे अगर बात की जाए, बिना चुनाव के लोकतंत्र तो पॉसिबल ही नहीं है। बिना चुनाव के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती बच्चों। इसके लिए चुनाव की आवश्यकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने के अधिकार पर टिप्पणी कीजिए। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है और चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, पहले समझना कि हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 326 में, किसमें बच्चों, अनुच्छेद 326 में ये साफ बोला गया है कि किसी भी भेदभाव के वोट देने का अधिकार दिया गया है। मतलब
किसी भेदभाव के बिना सभी लोगों को क्या किया है, वोट देने का अधिकार दिया गया है। जैसे कि क्या होता है, मतलब अगर बात की जाए, भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, वोट देने का अधिकार है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, और इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब होता क्या है कि अलग अलग देशों में वोट डालने की जो उम्र होती है ना बच्चों, वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि अगर बात की जाए, अगर जैसे हम लोग भारत, जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इंग्लैंड हो गए, यहाँ 18 वर्ष है, ठीक है। जबकि नॉर्वे में कितना बच्चों, नॉर्वे जो देश है वहाँ 23 वर्ष होता है, यानी कोई व्यक्ति अगर वोट देना चाहता है तो उसे 23 साल होते हैं, 23 साल उम्र रखी जाती है, ठीक है। और भारत में क्या थी, पहले बच्चों वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन क्या किया गया था 1989 में, 1989 में 61 अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें वोट डालने की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले थी 61 वर्ष, सॉरी मैं कह रहा हूँ 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है। और भारत में वोट डालने की उम्र या योग्यता क्या होती है, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए, तीसरा जिससे पर कोई भी कानूनी केस ना चल रहा हो, और चौथा क्या है बच्चों, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या गलत आचरण ना धारण कर रखा हो। ये सारी अगर योग्यता है तो व्यक्ति वोट दे सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, विपक्ष में, मतलब कितने लोग इसे सपोर्ट करते हैं। तो पहला देखो, सार्वभौमिक वयस्क जो मताधिकार होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, समानता पर आधारित होता है और गैर भेदभाव पर आधारित होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, सबको समान देखा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही है जनता का शासन, हमने समझा भी है। इसलिए क्या होता है, सरकार के निर्माण में सब नागरिकों में को भाग लेना चाहिए। इसके अलावा जब कानून का पालन सभी नागरिक करते हैं तो कॉमन सी बात है कि उनको निर्माण करने में भी क्या होता है, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। इसीलिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव भी क्या करती है, जो नागरिक होते हैं या लोग होते हैं वो वोट डालकर क्या करते हैं। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, बहुत ज़्यादा जरूरी। इन सभी कारणों से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। अब ये तो समझ गए। अब हम बात करते हैं आखिर विपक्ष में। कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये तो प्रणाली होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो, वोट डालने का अधिकार का प्रयोग जो अशिक्षित व्यक्ति होता है, ठीक है ना बच्चों, कौन सा होता है बच्चों, अशिक्षित, यानी अनपढ़ जो होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, क्या वो व्यक्ति अपने वोट डालने का प्रयोग सही से कर पाएगा? गरीब व्यक्ति ठीक से प्रयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, ये अधिकार नहीं दियाना चाहिए, ठीक है। गरीब लोग क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं और अपना वोट दे देते हैं, बेच देते हैं। और अशिक्षित लोग क्या होता है, अच्छे बुरे उम्मीदवार की क्या करते हैं, पहचान नहीं कर पाते कि अच्छा उम्मीदवार कौन है, बुरा उम्मीदवार कौन है, ठीक है। लालच में पड़ जाते हैं, जैसे आपने देखा हो चुनाव के दौरान कहते हैं ना, हाँ भाई दारू ले लो, पैसा ले लो, 2-2 हज़ार रुपये देते हैं। तो अनपढ़ लोग या जो गरीब लोग होते हैं वो लालच में आके ले लेते हैं। इसीलिए लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, मूर्खों का शासन कहा जाता है। और ये सुझाव दिया गया है कि वोट डालने का अधिकार केवल शिक्षित या अनुभवी लोगों को देना चाहिए, ताकि एक अच्छे सरकार की रचना की जा सके। तो ये विपक्ष में है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ सकता है ना कि लोकतंत्र को मूर्खों का शासन क्यों कहते हैं, तो आप यहाँ से आप बता दीजिएगा। अगर वीडियो ना समझ में आ रही हो तो 1-2 बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार। और ये चुनाव लड़ने का अधिकार कौन कौन के पास है। देखो बच्चों, क्या होता है, भारत में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने का अधिकार है। और किसी भी, यानी कोई भी क्या होता है, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है ना, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। और लेकिन संविधान में चुनाव लड़ने के लिए क्या है, आयु सीमा भी अलग अलग निश्चित की गई है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग सीमा होती है। जैसे अगर लोकसभा है, ठीक है ना बच्चों, तो लोकसभा के लिए आपको कितनी चाहिए, 25 साल चाहिए। विधानसभा के लिए 25 साल चाहिए, है ना। राज्यसभा के लिए आपको 30 साल उम्र चाहिए। राष्ट्रपति के लिए आपको 35 साल उम्र चाहिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो चुनाव लड़ने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में 2 या 2 से अधिक वर्षों तक क्या होता है, लिप्त होता है, जेल में रहता है, तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। ये कंडीशंस है। तो ये होता है बच्चों लोकतंत्र के बारे में। अब चुनाव के बारे में नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है क्या, ठीक है। प्रश्न क्या है, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? आप मुझे खुद बताइए, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं क्या है इसका उत्तर। तो देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। होता क्या है कि अगर बात की जाए, लोकतंत्र के लिए चुनाव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जहाँ लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ चुनाव नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते हैं। सभी लोकतांत्रिक देशों में चुनाव नहीं होते हैं। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देश भी हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है फिर भी चुनाव होता है, ठीक है। जैसे गैर लोकतांत्रिक शासन चुनाव को इस प्रकार कराते हैं, जिन देशों में लोकतंत्र नहीं होता वहाँ इस प्रकार से चुनाव कराते हैं, इस तरीके से चुनाव करते हैं कि उनको शासन को कोई खतरा ना हो, ठीक है। और चुनाव के लिए क्या होता है, नियमों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और नियम ऐसे होने चाहिए जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, चुनाव कराए जा सकें। ठीक है ना बच्चों, यही क्या होते हैं मतलब, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई बिना लोकतंत्र के भी चुनाव हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, जैसे क्या होता है, यदि एक ही दल को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए तो कुछ ही लोग ही क्या करेंगे, वोट देने का अधिकार दिया जाएगा और चुनाव की देखरेख सही तरीके से ना की जाएगी। तो ऐसे में लोकतंत्र का क्या है, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, मतगणना करने का आदि के लिए क्या होता है, नियमों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी तो एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। तो भाई लोकतंत्र होना चाहिए, नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन बेहतर हम नहीं बात कर सकते। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं। जैसे हमने प्रश्न क्या है बच्चों हमारा कि जो चुनाव आयोग या निर्वाचन मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और पद नियुक्ति कैसे की जाती है। तो बच्चों पहला तो याद ना, चुनाव आयोग होता क्या है। तो देखो बच्चों, चुनाव आयोग एक शक्तिशाली और निष्पक्ष क्या संस्था है जिसका मुख्य काम क्या होता है, चुनाव को करवाना। ठीक है बच्चों, और चुनाव आयोग की स्थापना जो भारत में हुई थी वो 1950 में हुई थी, याद रखना। 1950 में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और भारत में पहले जो चुनाव हुए थे 1952 में पहले यानी प्रथम आम चुनाव हुए थे लोकसभा के। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 में 324 के माध्यम से एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है ना, और चुनाव आयोग में क्या होता है बच्चों, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। कौन होता है बच्चों, जिसका हेड होता है ना बच्चों, तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त और क्या होते हैं बच्चों, दो अन्य क्या होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 क्या होते हैं, अन्य होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे प्रथम चुनाव आयुक्त। वर्तमान में कौन है बच्चों, राजीव कुमार है चुनाव आयुक्त। याद ना, राजीव कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं, है ना। देखो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति क्या करेगा, सबसे पहले मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा। ठीक है ना, इसके साथ साथ क्या होता है, लेकिन हो सकता है कि सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में नियुक्ति कर दे जो चुनाव में सरकार का समर्थन करे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। भाई चुनाव जो करवा रहा है हेड है, क्या पता सरकार, अब राष्ट्रपति तो करता है, राष्ट्रपति तो बीजेपी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। तो जब उसको नियुक्ति कर रहा है तो बोल सकता है ना कि हाँ भाई मैं तुझे चुन रहा हूँ तो एक काम करेगा तो भाई तू मेरा ही सपोर्ट करेगा। इसलिए अनेक लोगों का मानना है कि इसके लिए अलग प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में क्या होता है, विपक्ष नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह होनी चाहिए। विपक्षी नेता भी होनी चाहिए और भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर ही क्या होना चाहिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए। वरना तो कोई भी सरकार क्या करेगी, इसका गलत यूज़ कर सकती है ना, मिसयूज़ कर सकती है। अब बात करते हैं आखिर मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है इसको उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। देखो तो चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद में कितना चाहिए बच्चों, 2/3 बहुमत चाहिए। कितना चाहिए, इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत, दोनों सदनों में क्या चाहिए, 2/3 बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। इसके बाद स्वीकृति राष्ट्रपति की चाहिए। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को ना ही जल्दी हटा सके और चुनाव में सरकार की तरफदारी ना कर सके। ठीक है ना बच्चों, इसीलिए इतना लंबा प्रोसेस इसका रखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पेपर में आता है आपका, कि आखिर चुनाव आयोग के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो देखो चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करता है। भैया इसका मतलब क्या होता है कि चुनाव क्षेत्र कहाँ होंगे, इस बात का डिसीजन कौन लेता है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्या है बच्चों, मतदाता सूची तैयार कौन करता है, चुनाव आयोग। मतदाता सूची जानते हो ना, वोटर लिस्ट, और उसमें कई सारी गलतियां होती है। कई बार ऐसे लोगों के नाम दर्ज हो जाते हैं जो क्या होते हैं, मर गए हैं, डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके नाम होते हैं। तो ऐसे लोगों की काट छाट करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, जैसे हाथ, कमल, झाड़ू। इसके साथ साथ जो सांसद, विधानसभा और राष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, चुनाव आयोग की होती है। चुनाव के दौरान कर्मचारियों और सरकारी मशीनरियों की यूज़ करना, ठीक है ना। चुनाव के दौरान आचार संहिता का लागू करना। आप बोलोगे आचार संहिता क्या है, अचार खाने वाले नहीं गधो। आचार संहिता का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस दिन चुनाव होने वाला होता है उसके एक दिन पहले कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसे कड़ा दंड दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होती है चुनाव आयोग के कार्य। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है कि आखिर जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है बच्चों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है
और इसके गुण और दोष क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और क्या होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है, कई उम्मीदवार चुने जाते हैं। तो इसे ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इस प्रणाली को किसी पार्टी की उतनी ही सीटें मिलती है जितने उसे क्या मिले हैं, वोट मिले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को 10 लाख वोट मिले हैं, ठीक है, तो 10 लाख वोट मिले हैं तो 10 लाख में कितनी सीटें हो गई, यानी उसे 1 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। अब इसके गुण की बात करेंगे, आखिर इसका गुण का मतलब क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो बच्चों देखो, पहला क्या होता है, ये प्रणाली क्या होता है, हर दल को वोटों के अनुपात में सीटें मिलती हैं, पहली बात। दूसरा, इस प्रणाली में मतदाता क्या होते हैं, एक भी वोट ना बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है, जिसे गठबंधन की सरकारें होती हैं। इस प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रीय हितों का अधिक ज़्यादा महत्व दिया जाता है, राष्ट्रीय हित यानी देश के हितों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरा, अब इसकी कमियां क्या है, इस प्रणाली में बच्चों गठबंधन की सरकार का निर्माण होने की संभावना क्या होती है, अस्थिर और कमज़ोर होती है। मतलब गठबंधन की सरकार होती है तो जिसके कारण यहाँ जो सरकारों के पास शक्तियाँ बहुत कम होती है और कमज़ोर होती है सरकार। इस प्रणाली में क्या होता है, खर्च बहुत ज़्यादा होता है, मतगणना में भी क्या होता है, अधिक समय लगता है, यानी जो चुनाव में जो वोट डाले गए हैं उसकी गिनती करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये प्रणाली बहुत ज़्यादा कठिन होती है, आम मतदाता या साधारण लोग इसे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है भाई। ठीक है बच्चों, जैसे अभी आपने देखा था ना कि प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे, तो प्रधानमंत्री के जब चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी पार्टी को लगभग 172 सीटें चाहिए होती है। ठीक है बच्चों, 172 सीटें चाहिए होती हैं, और मोदी जी को कितनी मिली थी, 194 सीटें मिली थी, इसलिए वो सरकार बना पाए। इस प्रकार से सीटों का होता है। चलो अब बात करते हैं, आखिर दो हमारे भारत में क्या होती है, दो चुनाव प्रणालियाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, दो चुनाव प्रणाली होती है, एक होती है सार्वधिक मत प्रणाली जिसे कहते हैं FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और एक कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। पहला, सार्वधिक मत प्रणाली में क्या होता है, पूरे देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है, केवल एक प्रतिनिधि क्या होता है, चुना जाता है। जैसे मुकुंदपुर, बुराड़ी, भलसवा, इस सब बांटों में बांट दिया जाता है। ठीक है बच्चों, मतदाता क्या होता है, प्रत्याशी यानी अपने उम्मीदवार को क्या करता है, वोट डालता है, और राजनीतिक दलों के वोटों के अनुपात में कम या ज़्यादा सीटें मिल सकती है। इसमें क्या होता है, सपोज करो किसी को 50 मिली, किसी को मिली 50 और किसी को मिल गई 51, तो इन दोनों में से कॉमन सी बात है, कौन जीतेगा, 51 वाला जीत जाएगा जिसको 51 वोट मिले होंगे। ठीक है ना। अब आता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब इसका मतलब क्या है भाई, मैंने अभी बताया, इसके अंदर क्या होता है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और उसमें कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जो मतदाता यानी वोटर्स जो होते हैं वो राजनीतिक दलों को, पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है ना, और हर राजनीतिक दलों का क्या होता है, वोटों के अनुपात में सीटें निकाली जाती है, जितनी वोटें मिले हों उसके हिसाब से सीटें निकालेंगे। अब जैसे मोदी जी हैं, अब मोदी जी को 172 सीटें चाहिए थी, अगर इससे नीचे होती तो उनकी सरकार गिर जाती है ना बच्चों। चलो इसके साथ साथ अगर बात की, देखो सार्वधिक मत प्रणाली कहाँ कहाँ है, अगर बात की जाए तो ये इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, भारत में है, और वहीं समानुपातिक देखा जाए तो इजराइल में है, नीदरलैंड में है, नॉर्वे में है, ये इन देशों में होता है। अब भाई आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब हमारा प्रश्न है बच्चों कि पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है और आरक्षित निर्वाचन मंडल। तो पहले पृथक के बारे में बात देखो, पृथक निर्वाचन मंडल में होता क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, धर्म और जाति के आधार पर क्या होते हैं, चुनाव क्षेत्र आरक्षित होते हैं, कि जैसे कोई निश्चित धर्म का व्यक्ति ही उस क्षेत्र में उसी धर्म का, जैसे क्या होता है इन चुनाव क्षेत्रों में क्या होता है, केवल निश्चित जाति या धर्म के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और इसी से जाति या धर्म के लोग क्या कर सकते हैं, वोट डालेंगे। जैसे कोई यादव है, ठीक है, यादव किसी गांव में ज़्यादा हैं तो वहाँ एक यादव ही इलेक्शन में खड़ा होगा। ठीक है, और यादव जितने भी हो सारे उसी को वोट देंगे। अंग्रेजों ने इसे क्या किया था, भारत को नष्ट करने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए प्रणाली अपनाई थी भारत में, लेकिन लोग कहाँ समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब बात करते, एक होता है आरक्षित चुनाव, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। इसमें क्या होता है बच्चों, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है, सभी मतदाता के जो वोट डालते तो हैं, लेकिन उम्मीदवार उसी समुदाय या वर्ग का होगा जिसके लिए सीटें आरक्षित होंगी। आज जैसे लोकसभा में क्या होता है, 543 सीट हैं आप जानते हो, जिनमें से 79 सीटें क्या होती है, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए है, 41 सीटें क्या हैं बच्चों, ST के लिए हैं, 41 सीटें क्या हैं,
ST के लिए हैं, ये घट बढ़ सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, घटी भी होंगी बढ़ी भी होंगी, तो ऐसा है। अब देखो इसके साथ साथ अगर और बात की जाए तो याद रखिएगा, देखो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन ये आरक्षण केवल स्थानीय संस्थाओं में है, यानी MCD में है। आज तक तो महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 1/3 सीटें क्या होती है, आरक्षित होती हैं, ठीक है, परंतु ये प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ है, अभी पास नहीं हुआ है ये प्रस्ताव, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का लोकतंत्र अब सार्वधिक मत प्रणाली को छोड़कर कहाँ जा रहा है, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपना रहा है, ठीक है, तैयार है, ऐसा क्यों है, आप किस कथन से सहमत हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में हमें तर्क देना है। तो देखो बच्चों, पहला तो अगर बात की जाए, आप सभी को एक बात तो पता ही होगी कि भारत में शुरू से ही सार्वधिक मत प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि ये प्रणाली बहुत ज़्यादा आसान होती है, लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इस प्रणाली में क्या होता है, पार्टी को वोटों के अनुपात में सीटें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, सिर्फ उसे विजयी बनाने के लिए दिया जाता है, यानी जिसे अधिक वोट मिले वो जीत जाएगा, और मतदाता को बहुत सारे कीमती वोट क्या होता है, बेकार चले जाते हैं। जैसे मतलब एक व्यक्ति जीत तो जाता है, लेकिन वोट तो सीटें तो ख़राब चली जाती है ना। तो हुआ क्या बच्चों, जैसे कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 50% से भी कम वोट मिले थे, यानी 50% से भी कम वोट, तथा 80% से अधिक वोट मिले थे। ऐसा सार्वधिक मत प्रणाली के कारण हुआ था। इसी तरह अगर मैदान में 3 उम्मीदवार हैं, जैसे ABC, और A को अगर 40 मिला है, ठीक है, B को 30 मिला है और C को 30 मिला है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो A वाला जो है ना वो बच्चों जीत जाएगा, और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, जो B वाले हैं ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ तो ये वोट तो ख़राब चलेगा ना, 60 जो वोट थे ये तो ख़राब चले गए ना, तो ये होता है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में क्या होता है, यही जो पार्टी है यही 60 वोट मिलकर क्या कर लेगी, एक नई पार्टी बना लेगी, सरकार बना लेगी। अगर दोनों मिल जाते हैं ना तो सरकार बन जाती है। जैसे अभी हुआ नहीं था कि जैसे अगर बिहार के नीतीश यादव जो थे, अगर वो छोड़ के कांग्रेस में चले जाते तो सरकार कांग्रेस की बन जाती, है ना। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न और लास्ट प्रश्न है बच्चों कि परिसीमन आयोग क्या है, ठीक है बच्चों। अब परिसीमन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, निर्वाचन क्षेत्र का गठन करना, ठीक है, एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई थी, ठीक है, इसे परिसीमन आयोग कहा जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, इसका निर्वाचन किया जाता है। ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर क्या करती, कार्य करती है। परिसीमन आयोग में क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमांकन करना कि कहाँ कहाँ चुनाव होंगे, ठीक है, और जनसंख्या के बदलाव में आ जाने के कारण विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या कम हो जाती है या ज़्यादा भी हो जाती है, होता है कि नहीं होता, कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो विभिन्न, तो इसलिए क्या होता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या में समानता लाने के लिए क्या हो गया, परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। लेकिन बच्चों इसके अंदर 2 क्वेश्चन और है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, लिखा नहीं है। जैसे चुनाव आयोग की कमियाँ, आप सभी को पता है चुनाव आयोग की कमियाँ क्या हैं, वंशवाद की प्रणाली है। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान क्या होता है, एक राजनीतिक दल जो होता है वो अपने ही नाते रिश्तेदारों को क्या करता है, चुनाव में शामिल करने लग जाता है। आचार संहिता होती है, आचार संहिता का मतलब क्या होता है, जिस दिन चुनाव होने वाला होता है उसके 1 दिन पहले कोई भी उम्मीदवार किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार चुनावी प्रचार प्रसार करता है तो उसे कड़ा दंड दिया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ होता क्या है बच्चों कि मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी क्या होते हैं, चुनाव में शामिल हो जाते हैं। धर्म और जाति के आधार पर वोट लिया जाता है। तो ये चुनाव आयोग की क्या है बच्चों, कमियां हैं। अब सुधार क्या है, इसी को सुधार बना दो, यानी वंशवाद की प्रणाली को सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा, जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। धन के प्रभाव को रोकना चाहिए। आचार संहिता का कठोरता से पालन करना चाहिए, ठीक है। तो आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का चुनाव में या राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर सरकार कुछ काम करेगी तो चुनाव आयोग में ज़रूर सुधार हो जाएगा। तो ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर से, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।